चलिए क्लास। हाँ भाई, थोड़ा सा खोले रखो उसको। बच्चों देखिए भाई, क्लास भाई आशुतोष, क्लास का मतलब सभी बच्चों को बोला जा रहा है एक बारी में, ठीक है? सो मेरी बात सुने भाई। देखिए ऐसा है, ये क्या हो गया? ऐसा हुआ है कुछ कल? नहीं, ऐसा तो नहीं करा मैंने। कुछ एरर है, कुछ फॉल्ट है ये। कल नहीं थी यार, वीडियोस तो पब्लिकली होती हैं। हो गया ठीक, हो गया ठीक। चलो सुनो भाई, क्लास आपको एक रिएक्शन कराई गई है। अभी तक मैंने आपको ये जो पहली रिएक्शन है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कंप्लीट करवा दिया भाई। इस रिएक्शन में होता सिर्फ इतना सा है कि हैलोअल्केन में से हैलोजन डिपार्ट हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल आके हैलोजन की जगह पे जुड़ जाता है। बट जो ये जुड़ना है ना इसका, ये दो तरीकों से संभव है। पहला तरीका ये है कि हैलोजन निकले और न्यूक्लियोफाइल उसके साथ बोलो क्या हो जाए, सेम टाइम पे अटैच हो जाए। याद है, जिसमें सेम टाइम पे अटैक होता है और सेम टाइम पे चीजें बोलो क्या होती हैं, डिपार्ट भी होती है। नहीं आ रहा याद? उसको SN2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? SN2। और एक होता है कि जब अगर मान लो कि हमारे हैलोअल्केन पे हिंड्रेंस ज्यादा है, भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा है, तो आपको बताया गया था कि अटैक एक बारी में तो नहीं हो पाएगा, ये अटैक बन ही नहीं पाता। लेकिन हैलोजन क्या हो जाता है बोलो, डिपार्ट हो जाता है। याद आ रहे हैं? अटैक नहीं हो पाता 3 डिग्री होने के कारण, बट हैलोजन बोलो क्या होता है, डिपार्ट। तो इसमें पहले स्टेप पे हैलोजन डिपार्ट होता है, उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बनता है फिर उसके बाद अटैक होता है। और क्योंकि इस बार हमारा कार्बोकेटाइन बन चुका है तो अटैक आगे से भी हो सकता है और पीछे से भी। इस कारण से दो कॉन्फ़िगरेशंस जनरेट हो सकती हैं, एक ऐसी जो कि पहले वाले से रिजेंबल कर रही हो और एक ऐसी जो पहले वाले के बिल्कुल अपोजिट बन गई हो। नहीं आ रहा है याद? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, बट ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये दो मैकेनिज्म्स के थ्रू संभव है। एक मैकेनिज्म ये है जिसमें वो सेम टाइम पे जुड़ेगा और सेम टाइम पे हैलोजन बोलो क्या होगा, डिपार्ट होगा। और दूसरा ये है जिसमें वो सेम टाइम पे जुड़ नहीं पाता, लेकिन हैलोजन पहले डिपार्ट होता है और उसके बाद वो जुड़ने के लिए आता है। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट में जो वो बाद में जुड़ने के लिए आता है तो दो तरह के प्रोडक्ट बना सकता है, एक फ्रंट से भी एक बैक से भी। तो उसमें इन्वर्जन भी बनता है और रिटेंशन भी बनता है। और आप लोगों को बताया था कि कौन सा वाला मैकेनिज्म किस तरह के हैलोजन देना प्रीफर करते हैं। तो मुझे बताइए जरा, SN2 मैकेनिज्म कौन से वाले हैलोजन प्रीफर करते हैं? सिंपल 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। बट SN1 की बात करें तो कौन से वाले प्रीफर करेंगे? 3 डिग्री वाले। नहीं आया समझ। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे विच वन गिव फास्टर रिएक्शन, विच वन गिव स्लोवर रिएक्शन ना। तो बड़ा सिंपल था, आपको पहचानना था बस कौन सा 1 डिग्री कौन सा 2 डिग्री। और आप ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर पा रहे थे अगर आपने वो चीज़ों को ढंग से समझा था, तो ये बहुत आसान था बच्चों। नहीं आ रहा याद? अब बढ़ते हैं आगे। और मैं आप लोगों को अब जो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं बच्चों, उसका नाम है, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों हमारी। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम है डीहाइड्रो एलोजिनेशन रिएक्शन। ये दोनों ही इसके नाम है भाई। एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसी का नाम है और डीहाइड्रो एलोजिनेशन भी इसी का नाम है। भाई बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। और ये वो रिएक्शन है जो आप लोग क्लास 11th में ही पढ़ चुके हो। मैं याद दिलाता हूँ कैसे पढ़ी थी, ठीक है? देखना जरा, याद आ जाएगा तभी की तभी। कुछ क्लास 11th का एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होने वाला है, हाइपर कंजुगेशन। बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला है। और एक रिएक्शन अगर तुम्हें याद आए तो मैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवाई थी तुम लोगों को, जिसमें एक हैलोजन निकलता है, एक बगल वाले से हाइड्रोजन निकलता है, बीच में डबल बॉन्ड आया था। और मैं क्या भी रहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, 12th क्लास में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी ये रिएक्शन।
सो उस रिएक्शन के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। तो वो रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा तो बड़ा मजा आएगा आपको करने में। सो क्या रिएक्शन है मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CH2Cl। जरा इस कंपाउंड को देख के बताओ ये कौन है। ये तो हेलोल्केन ही है। अरे हेलोल्केन क्या होते हैं, हेलोजन कार्बन चेन के साथ हेलोल्केन हो गया भैया। और यहां पर आप लोगों ने लिया बच्चों अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कहते हैं कि जो आंसर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि आप लोगों को बहुत छोटी सी चीज करनी है कि इस एक कार्बन से निकाल देना हेलोजन और उसके जस्ट बगल वाले से निकाल देना हाइड्रोजन। मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लो। एक कार्बन से निकाल दो हेलोजन और उसके जस्ट बगल वाले से क्या निकाल दो, हाइड्रोजन। तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आएगा जरा बताओ। CH2 डबल बॉन्ड CH2। कुछ नहीं, अभी टेंशन नहीं लेंगे कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, मैकेनिज्म में सब कराऊंगा। बस मैं आपसे कह रहा हूं कि एक कार्बन से निकालो हेलोजन, उसके जस्ट बगल वाले से क्या निकालो, हाइड्रोजन। तो निकल गया HCl और बीच में लगा दो डबल बॉन्ड, बीच में क्या लगा दो। तो रिएक्शन तो ये होनी है, बट ये रिएक्शन हुई कैसे, क्या मैकेनिज्म है, वो सब मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को इसके अंदर। मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये मान लीजिए CH3 था, ये CH2Cl था और ये था मेरा अल्कोहलिक KOH। सो बस कुछ नहीं करना है, एक से Cl निकालो, उसके बगल वाले से बोलो क्या निकालो, H निकालो और आंसर लिख दो बच्चों सीधा बस CH2। देख रहे हो, डबल बॉन्ड CH2 प्लस में बोलो क्या। लेकिन अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। ये हुआ कैसे, ये सब काम हुआ कैसे। और इसमें कुछ दो चीजें इस्तेमाल होने वाली है। एक इस्तेमाल होने वाला है हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, हेटेरोलिटिक फ्यूजन ऑफ बॉन्ड बेसिकली, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया इस क्लास के अंदर, मतलब 12th क्लास में सिखा दिया फिर से। और एक इस्तेमाल होने वाला है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भैया जिन बच्चों ने पढ़ा है 11th क्लास में, ठीक है, मैंने तो बहुत बार बताया था हाइपर कंजुगेशन, कहीं और भी पढ़ा होगा तो हाइपर कंजुगेशन के बिना तो भैया बहुत सारी चीजें रुकी जाती है। तो हाइपर कंजुगेशन तो करा होगा आप लोगों ने। मैं फिर भी थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ब्रीफली बता दूंगा हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। सो गाइस ये काम हुआ कैसे वो समझते हैं। देखिए आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 Cl। आप जरा बताइए कौन से बॉन्ड के टूटने की सबसे ज्यादा संभावना है, कार्बन हेलोजन, क्योंकि शेयरिंग तो ये वाले कार्बन इन हाइड्रोजन से भी कर रहा है, इस कार्बन से भी, ये वाला भी इन हाइड्रोजन से भी, कार्बन से भी, क्लोरीन से भी। बट आपको पता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें किसी एक एटम का जो अट्रैक्शन होता है उन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब उसकी अट्रैक्शन जो होती है थोड़ी सी बोलो क्या लगती है, ज्यादा। तो आपको याद है कि क्लोरीन जो होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ढंग से सुनना इस चीज को, क्लोरीन कार्बन से बोलो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो इस पूरे बॉन्ड को अपने साथ ले जाए। और ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होती है वो ये होती है कि मान लीजिए कि ए का एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, बी का एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयरिंग करी। शेयरिंग का मतलब ये कि अब से एक इलेक्ट्रॉन बी में जा सकते हैं, बी के इलेक्ट्रॉन ए में आ सकते हैं, और दोनों भैया दो मतलब दो खुद का तो है ही, उसका इलेक्ट्रॉन भी उसके पास तो घूम रहा है, इसके पास भी आ रहा है, और इसके पास खुद का तो है ही, उसका इलेक्ट्रॉन भी उसके पास तो घूम रहा है, इसके पास भी आ रहा है, मतलब दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी ए से, तो वो ऐसा हो सकता है कि अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ए का इलेक्ट्रॉन भी छीन ले। और अगर ऐसा हुआ तो बी के पास आएंगे बच्चों दो इलेक्ट्रॉन विद माइनस चार्ज और ए के पास आएगा बच्चों प्लस चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस एक क्यों आया निखिल? नहीं, दो इलेक्ट्रॉन आए तो माइनस एक क्यों आया? एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है, ध्यान दो यहां पर, और ए के पास से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ए पे प्लस। इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई एक एटम दूसरे एटम के मुकाबले बोलो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से अपने साथ ले जाता है ना। मैंने बोला था एक दमदार आदमी एक कमजोर आदमी, दोनों में शेयरिंग हो रहा है, तो वो जो दमदार आदमी है वो दोनों चीजें ले जाएगा, अपनी भी और दूसरे वाले की जो शेयर कर रहा था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही होता है। और ऐसे में एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, एक के ऊपर बोलो क्या आता है, पॉजिटिव। सो गाइस क्लोरीन ना कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेफिनेटली वो बॉन्ड को छीन सकता है, और जैसे ही वो शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्ड को छीनेगा तो इस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्लोरीन के ऊपर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर किस तरह का रिजल्ट आपको दिखने वाला है, तो जरा मुझे बताओ, सबको ही समझ में आया वाला स्टेप? अच्छा मुझे बताइए, कार्बन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 खुद के थे, 4 शेयरिंग से, टोटल 8 थे। कितने बोलो? 8। लेकिन अब तो बस 6 ही बचे। कितने बचे बोलो? यहीं से तुम्हें हाइपर कंजुगेशन समझ में आने लगेगा। और ढंग से सीखना, एक ही बार सिखाऊं हाइपर कंजुगेशन, बार बार नहीं बोलूंगा बच्चों। ऑर्गेनिक कितनी इंपॉर्टेंट है ना, देखो
हर एक लाइन सुननी पड़ेगी, तब जाके आप ऑर्गेनिक बिल्कुल एक्सपर्ट बन पाओगे कि हाँ ऑर्गेनिक में क्या चीज चलती है। कहीं भी आप मिस आउट कर रहे हो ना, मैं दिक्कत करेगा भाई, मैं पहले बोल रहा हूँ। सो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, इस कार्बन के भैया पूरे 4 बॉन्ड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, बट इस कार्बन के अभी सिर्फ 6 बॉन्ड है, बस 3 बॉन्ड है, टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो कितने, 6, 2 कहाँ गए सर, क्लोरीन ले गया, एक तो अपना ले गया जो शेयर करा रहा था, और एक इसका भी ले गया, तो टोटल 6 ही बचे इसका, कितने बचे बोलो 6। ऐसे में हाइपर कंजुगेशन अपने एक्शन में आता है, और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि हाइपर कंजुगेशन ना एक तरीके की ना इन दोनों कार्बन के बीच में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन है कि अगर इसमें अनस्टेबिलिटी आई तो ये वाला कार्बन ना किसी तरीके से इसको स्टेबल कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है, उसका एक सिंपल सा तरीका, वो क्या चूज करता है, समझने की कोशिश करना। इसके पास कितने बोलो 8, अरे इस कार्बन के पास जो बगल वाला कार्बन है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो 8, 8 कैसे जरा बताओ, 4 खुद के हैं और 4 शेयरिंग से है, और इस वाले के पास बोलो कितने 6। तो ये वाला कार्बन ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जिससे इसकी स्टेबिलिटी पे असर ना पड़े और ये वाला भी बोलो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो आपको पता है कि कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रांग बनता है, कैटनेशन प्रॉपर्टी सबने सुनी हुई है, लॉन्ग चेन्स बनाते हैं कार्बन, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो कार्बन क्या कहता है भैया कि मेरे पास ना एक बॉन्ड है मेरा, एक बॉन्ड है मेरा जो कि किसके साथ बना हुआ बोलो, हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। किसके साथ बना हुआ है, हाइड्रोजन का। मेरे तो वैसे 8 पूरे हैं, लेकिन तुम्हारे 6 पूरे, 6 रह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की तुम्हें जरूरत है, लेकिन मैंने भी एक ऐसा बॉन्ड है जो कि किसके साथ बना रखा बोलो, हाइड्रोजन के साथ। ऐसा करता हूं, उसके साथ बॉन्ड तोड़ देता हूं, उसका बॉन्ड, और किसके साथ बना लेता हूं, कार्बन के साथ। लेकिन आपने दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर इसके पास तो खुद का एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास तो खुद का एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, और उसके पास तो वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो शेयर कराए। सो ये क्या करता है बच्चों, ये पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग यहां पर हो जाता है, पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग इस पोजीशन पर हो जाता है। इससे क्या होता है जरा समझने की कोशिश करो क्लास प्लीज। अगर ये पूरे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो पता क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, ध्यान देना, एक बार समझना, उसके बाद ये हमेशा ऐसे ही काम करेगा। इस कार्बन के पास ये वाला बॉन्ड तो है ही, ये वाला बॉन्ड तो है ही, ये भी है, और इधर ये भी है, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना पूरे यहां पर आ गए। इससे क्या हुआ, जरा फोकस करना भाई, फोकस करना, इंपॉर्टेंट है बड़ा। उसने अपना इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में लाया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी यहां पर लाके कार्बन को दे दिया, कहा कि तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, मैं ऐसे करता हूं तुम्हारे 8 पूरे, एक तो अपना इलेक्ट्रॉन लाऊंगा शेयर करने के लिए, और एक हाइड्रोजन का छीन के, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन के तुम्हें दे दिया जाएगा। तो मुझे बताओ जरा, अगर हाइड्रोजन का छीन के इसको मिल गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक उस कार्बन ने खुद से शेयरिंग करा लिया। समझे नहीं मेरी बात को, दोबारा समझो। इसके पास 8 है, इसके पास बोलो कितने 6, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इसकी भी स्टेबिलिटी गड़बड़ ना हो और इसकी भी स्टेबिलिटी आ जाए, बाकी किसी की स्टेबिलिटी दिक्कत आ जाए। क्योंकि कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाने में सबसे ज्यादा, मतलब कार्बन कार्बन से बॉन्ड सबसे स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ। तो यहां पर इस कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड कैसा है बोलो, सिंगल है। तो ये क्या कहता है भैया, मेरे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, मैं इस पूरे 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, कर दिया शिफ्ट। इससे क्या फायदा हुआ जरा बताओ जरा, इस कार्बन के पास टोटल कितने थे बोलो, 6 थे, कितने थे बोलो 6। कहते हैं एक तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं और एक अपना खुद का इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं, बोलो 8 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। इससे इसकी स्टेबिलिटी पे कोई असर पड़ा क्या, अरे अभी भी देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4, अभी भी बोलो कितने 8, तो इसके पास भी 8 हो गए, उसके पास भी 8 हो गए। लेकिन ऐसा है ना भैया, कहीं कमी थी, और वो कमी अगर पूरी हो गई तो किसी और के पास कमी आ गई होगी। तो किसके पास कमी आ गई, हाइड्रोजन के पास। किसके पास बोलो, हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी छीन लिया गया है। तो मुझे बताओ जरा, हाइड्रोजन क्या बन गया, H+, क्या बन गया, ये समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा कुछ था 11th क्लास में, ये मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ना, ये सब 11th का है। ये मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ये पहले से आप लोगों को पता होनी चाहिए, 11th की चीज है ये। समझ में आ रही बात, इतना डिटेल में डिस्कशन होना भी नहीं चाहिए इसके ऊपर। हाँ समझे नहीं, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो रही है, एक इफेक्ट की बात हो रही है। वैसे नॉर्मल सिचुएशंस में कभी ऐसा कभी होता ही नहीं है, बट इन एनी केस व्हेन दूसरा वाला कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, सो ये वाला कार्बन हाइपर कंजुगेशन करता है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टू द कार्बन पॉजिटिव बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है। हाँ बोलो, ये क्या है, तो यहाँ पर कार्बन के अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है पूरे तो वो वैकेंट ही तो है, और ये क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। वो आप डेफिनेशन बोल गए, द शिफ्टिंग ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। हाँ नहीं 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 नहीं, तो वैकेंट किसके पास गए, कार्बन के पास ही तो गए, इसके पास ही तो गए हैं। आप मुझे बताओ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोले थे, सिग्मा कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड में होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है।
इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हुआ है कार्बन के वैसे ऑर्बिटल्स में जो खाली पड़े हुए जिनको जरूरत है भाई इलेक्ट्रॉन्स की, यही होता है। देखो वो डेफिनेशन है, मैं बात कर रहा हूं कि एक्चुअल में प्रोसीजर क्या काम आने वाला तुम्हारे, तो प्रोसीजर ये वाला काम आने वाला है। क्लास इधर भाई प्लीज समझने पे ध्यान दो, मैं आपको बता रहा हूं जो चीजें अभी चल रही है बेसिक्स चल रहे हैं। अब एक बात समझ लेना, हाइपर कंजुगेशन चैप्टर में समझा दिया, सेकंड में दोबारा इस्तेमाल होगा तो मैं सीधा बात करूंगा सीधा, बार बार हम हाइपर कंजुगेशन पे 10-15 मिनट नहीं लगा सकते। एक बार नहीं सिर्फ एडजस्टमेंट का, सिर्फ एडजस्टमेंट का, लेट उससे आगे वाले का नहीं कर सकते, इसको बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है बस, और किसी का नहीं होता। सो गाइज क्लास प्लीज, मैंने बोला कि जब कभी भी आपको ऐसा दिखे कि किसी एक कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्यों नहीं है पूरा बताओ जरा फटाफट से। हैलोजन ने पूरा बॉन्ड पेयर छीन लिया जिसके कारण से इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इज दिस फाइन? सो इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल एंड इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होने वाला है जिसके जरिए इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब ना हो और इसकी भी स्टेबिलिटी आ जाए। तो ऐसे में क्या होता है बोलो, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, ये पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इसके यहाँ शिफ्ट होने से फायदा क्या होगा जरा बताओ जरा, यहाँ शिफ्ट होने से फायदा क्या होगा? आप काउंट करो ना यार, 6 है इसके पास, कुछ कह रहे 6 कैसे ही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे यार 3 तो खुद के हैं, 3 शेयरिंग से आ रहे, 6 हो गए, 3 बॉन्ड का मतलब ही है। 2 वहां से कैसे आए? उसने कहा भैया एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तुम्हारे को मिल गया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तुम्हारे को मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन मैं तुम्हारे साथ अब शेयर करूंगा, तो बोलो तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 8, और इससे मेरे भी कितने रहेंगे? बोलो 8 ही रहेंगे। बस किसके पास कमी आ गई? हाइड्रोजन बन गया H+। क्या बन गया बोलो? यही होता है हाइपर कंजुगेशन, बस इसे ही बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। सो मेरी पूरी बात समझो बच्चों। क्लास हैलोजन निकला, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा? हाइपर कंजुगेशन। कैसे होगा जरा बताओ? ये बगल वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इससे मुझे बताओ जरा क्या रिजल्ट मिलने वाला है? CH डबल बॉन्ड CH। और आप मुझे एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करें, इस पूरी प्रोसेस में H कैसा चार्ज एक्वायर कर चुका? प्लस का। इसका तो हट गया ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, तो H आ गया प्लस का। अगर H आ गया प्लस का और Cl निकला था माइनस का, तो मुझे बताओ जरा क्या बन गया? HCl बन गया आंसर। लेकिन ये तो बात होगी मैकेनिज्म की, मैं आपको बोल रहा हूं कि डायरेक्टली आपको ये करना क्या है पेपर में। अगर तुम्हें कभी भी हेलोल्केन दिखा और बगल में दिखा अल्कोहलिक KOH, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम याद रखना है, कार्बन से निकालना है हेलोजन, उसके जस्ट बगल वाले से क्या निकालना है? हाइड्रोजन। बट यू नो द प्रोसीजर कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हेलोजन निकलेगा इस कारण से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। फिर इस पे जब प्लस आएगा तो बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन छोड़ेगा हाइपर कंजुगेशन के कारण। इसलिए सर मैं ऐसा कह रहा हूं कि एक से हेलोजन निकाल दो और जस्ट वाले बगल वाले से बोलो क्या निकाल दो? हाइड्रोजन निकाल दो। दैट्स फाइन। नहीं आया समझ में? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल क्या एक्चुअली क्या काम करता है? तो बच्चों जो अल्कोहलिक KOH है ना क्लास, ये एक बेस है। ये क्या है बोलो? बेस है, ये एक बेस है। और जो अल्कोहलिक KOH बेस है, देखिए जैसे एसिड्स H+ रिलीज करते हैं, बेसिस H+ क्या करते हैं बोलो? एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूं कि इसका काम किस लिए होता है। हैलोजन तो कार्बन को छोड़ के निकल जाएगा, आ रहे हैं यहां पर, हैलोजन तो कार्बन को छोड़ के निकल जाएगा और कार्बन पे बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा? बोलो पॉजिटिव का। अब इस पॉजिटिव को हटाने के लिए बगल वाले कार्बन से क्या एलिमिनेट होना चाहिए? हाइड्रोजन। क्या एलिमिनेट होना चाहिए? हाइड्रोजन। अब वो हाइड्रोजन को एलिमिनेट अगर करवाना है, H+ के तौर पे निकलवाना है, तो कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जो उसको खींच रही हो, जो अट्रैक्ट कर रही हो। तो यहाँ पर बेस किस काम आता है? बेस इज यूज्ड टू अट्रैक्ट द H+ आयन, बेस इज यूज्ड टू एब्स्ट्रैक्ट द H+ आयन फ्रॉम दिस कार्बन। इस कार्बन को मैं बीटा कार्बन भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ बोलो? बीटा कार्बन। बीटा क्यों? हैलोजन जिस कार्बन में लगा तो उसको अल्फा बोलते हैं और अल्फा के साथ वाले को बोलते हैं बीटा बोलते हैं। सो हम बोलते हैं व्हाई दिस अल्कोहलिक KOH इज यूज्ड हियर। सो हम बोलते हैं दिस अल्कोहलिक KOH इज एक्चुअली अ बेस एंड इट इज यूज्ड टू एब्स्ट्रैक्ट, इट इज यूज्ड टू अट्रैक्ट, कुछ भी बोल दीजिए ना, सो एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा बढ़िया लगता है। इट इज यूज्ड टू एब्स्ट्रैक्ट द H+ आयंस फ्रॉम द बीटा कार्बन, उससे निकलवाने में मदद करता है। निकलवाने के बाद वो कंबाइन Cl- हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसको खींचने के लिए कोई तो फैक्टर होना चाहिए भाई। तो ये बेस जो है ना इस रिएक्शन को फास्ट करने का काम कर रहा है। सचिन नहीं आ रही बात सुनने? तो उसको खींचने का काम कौन करता है बोलो? अल्कोहलिक KOH, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट कि भैया रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। कैसे फास्ट कर रहा है? हैलोजन तो निकल ही जाएगा कार्बन से, बट उस हाइड्रोजन को भी एब्स्ट्रैक्ट कराने के लिए, उसको भी वहां से निकलवाने के लिए कोई ताकत काम करनी चाहिए, तो बेस उसको खींच रहा होता है। नहीं आई बात समझ में? तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई? इट इज यूज्ड टू एब्स्ट्रैक्ट H+ आयन फ्रॉम बीटा कार्बन। बच्चों इसीलिए पता है आप लोगों को, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। नाम होता है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसका दूसरा नाम है डीहाइड्रो एलोजिनेशन। क्यों भाई? क्योंकि डीहाइड्रो एलोजिनेशन में हाइड्रोजन निकला और एलोजन निकला,
हेलोजन निकला और हाइड्रोजन निकला, दोनों चीज निकले, इससे नाम रख दिया डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी? क्लियर हो रहा है कुछ? देखो मैं अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जब तक मैकेनिज्म तो यार मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ ताकि तुम्हें पता हो कि ये हो क्यों रहा है। हालांकि पेपर में इसका मैकेनिज्म कभी नहीं पूछता, पेपर में सीधा रिएक्शन पूछता है। अब तुम मुझे रिएक्शन बताओ जरा एक बार, सब बच्चे बोर्ड पर देखना भाई। अगर मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं CH3 CH2 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 Br और यहां पर आ गया एल्कोहलिक KOH, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पता है ये बेस है, H+ निकलवाने में मदद करेगा, ये हेलोजन है, कार्बन से टूटेगा, सो ये निकलेगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, आपको पता है इसमें जब प्लस आएगा तो साइड वाला कार्बन हाइड्रोजन को क्या करेगा बोलो, एलिमिनेट करेगा। सो यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और HBr निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बोलो? इतना झमेला करना नहीं यार, मैकेनिज्म वाला काम तब तक नहीं सोचना जब तक वो बोले ना, तुम्हें सीधा काम करना है, हेलोजन इस वाले कार्बन से निकालो हेलोजन और उसके जस्ट बगल वाले से निकालो हाइड्रोजन, दैट्स फाइन। दोबारा सुनो, इस वाले से निकालो हेलोजन और बगल वाले से निकालो हाइड्रोजन। लेकिन क्या तुम्हें इसके पीछे का लॉजिक पता है? अरे नहीं आ रहा समझ में। सो बोलो आंसर कितना आएगा? आंसर बोलो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में बोलो क्या HBr। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, जरूरी नहीं कह सकते, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, वो डिपेंड करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। HCl लिक्विड भी है, HCl गैस भी है, HBr लिक्विड भी है, HBr गैस भी है, हाँ कुछ भी है, दोनों चीजें। तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते। क्लास 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 प्लीज आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ कुछ? अच्छा इसका मैकेनिज्म मांग ले, सोचो इसी वाले का मैकेनिज्म मान ले जो लिखा है मैंने। आशीष अनुराग ध्यान दे दो, बीच में बिल्कुल भी बातें मत करो ऑर्गेनिक के अंदर, तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें आता है, मैं अगला क्वेश्चन दूंगा फंस जाओगे पक्का। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हेलोजन जो है, अच्छा इसका मैकेनिज्म करना पड़ जाए, बोलो कैसे करोगे? हेलोजन निकलेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा बिल्कुल ऐसे दिखेगा, साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देना। करके दिखाओ, समझ गए? समझ गए? क्वेश्चन करोगे? अगले पेज पे लिख दूं या इसी पे लिखूं? हाँ भाई चले जाओ, करना। हेलो, अरे मैंने क्या करना, क्लास में दिया था फोन कर दिया, बाकी सारे ब्लैक एंड व्हाइट हैं। बच्चों हुआ? हाँ मतलब इसका कोई वैसा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट दिखा है, एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। कैटलिस्ट आपको पता है रिएक्शंस में टेम्परेरी टाइम के लिए एक्ट करते हैं। बच्चों प्लीज, क्वेश्चन दिया था, क्या आंसर आया बताओ? अच्छा एक आंसर है, दो आंसर है? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ना। क्या पॉसिबिलिटी? हेलोजन जब निकला तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब जब इस पे पॉजिटिव आएगा तो हाइड्रोजन तो इस कार्बन से भी एलिमिनेट हो सकता है, अगर इससे हुआ तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा, और अगर उससे हुआ तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। नहीं आया समझ में? विशेष को नहीं आया भाई, रूल तो ये है ना, जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा उसके बगल से हाइड्रोजन निकलेगा। अब लेकिन बगल से जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो तो बगल से यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी। नहीं समझा?
विशेष, अबे विशेष तेरा नाम है ना, आना कुछ तो कर। मैं कह रहा हूं यहां से हेलोजन निकला तो बगल वाले से H निकलना है, बगल में तो ये भी है और बगल में वो भी है, दो आंसर आएंगे ना। कुछ आंसर निकलेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो बोलो क्या आएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, Cl तो हट जाएगा बच्चों और बन जाएगा CH3, इसका Cl निकालो उसका H निकालो, बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, और क्या बनेगा बोलो, प्लस में मिक्सचर में ये भी बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं कुछ बातें आपको आज बता देता हूं और इसको ऑर्गेनिक में ना बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, मुझसे बार बार ये वाली चीज मत पूछना। सुन लो कौन सी, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। बच्चों आपको दिखेगा यहां पर एक है वहां पर दो है, भाई ऑर्गेनिक में ना बैलेंसिंग मैटर नहीं कर रही, पहली चीज बैलेंसिंग की नीड ही नहीं होती। ये यहां पर एक लिखा है, इसका मतलब लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल है, वहां पर इन दोनों का लिखने का मतलब है कि उस कंटेनर के अंदर जिसमें ये रिएक्शन हुआ है उसमें इसके कई सारे मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से आधों ने या कुछों ने ये बनाया और कुछों ने वो बनाया और HCl भी साथ में बनाया। कोई बैलेंसिंग का मैटर नहीं है भाई, कहीं सोचो एक से दो कैसे बन के सर ये एक है वहां पर दो कैसे लिख रहे हो, बैलेंसिंग करो। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग करने की कोई नीड, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है बच्चों, ध्यान देना सिर्फ, क्योंकि बच्चों इसलिए बैलेंसिंग यहां पर मना कर दी जाती है कि आपको पता है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बनाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी चेन्स में अगर आप बैलेंसिंग करने लग गए ना तो वो बैलेंसिंग ही खा जाएगी सारा टाइम ना, ये तो बहुत छोटी रिएक्शन है, बट बैलेंसिंग अगर बड़े बड़े उसमें होने लगी तो बहुत दिक्कत आएगी। तो ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग मैटर नहीं करती, सिर्फ इतना मैटर करता है कि जब ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो मेरा मिक्सचर बनेगा इसका भी और इसका भी। और ऐसा क्यों समझ में आ रहा है आप लोगों को, मान लो 1000 मॉलिक्यूल है, इधर 1000 मॉलिक्यूल है तो 700 मॉलिक्यूल्स ने ऐसा रिजल्ट दिया, 300 मॉलिक्यूल ने ऐसा दिया, मिक्सचर बन गया। अब मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, हाँ बोलो, हाँ ज्यादा कौन सा बनेगा, यही मेरा अगला, यही लाइन बोलने वाला था मैं। कि अब इसमें ये वाली बात है, अब इसमें ये वाली मैंने शायद बताया था 11 में सिटजप रूल बताया था, इन दोनों में से बात तो ये, चलो मिक्सचर तो बन गया, अब लेकिन कौन सा ज्यादा मात्रा में बनेगा, कौन सा ज्यादा मात्रा में बनेगा, तो ज्यादा मात्रा में वो बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला बच्चों मेजर होता है स्टेबल होगा, और ये वाला बोलो क्या होगा। तो मैं तुम लोगों को एक सिंपल रूल लिखवा रहा हूं जिसको बुलाया गया है सिटजप रूल। क्या बुलाया गया बोलो, सिटजप रूल क्या होता है ये सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल if there is a possibility of हमेशा अल्कीन ही बनेगा। अगर आपको वो बनाना है तो उसमें विसिनल डायलेट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, वो अलग चीज है, वो ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाना है तो भी बन जाएगा, लेकिन उसमें फिर दो दो हैलोजन्स होने चाहिए। क्लास अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन अल्कीन, बच्चों बोर्ड पे प्लीज आप जरा इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या कह रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है ऑफ मोर देन वन अल्कीन, ऑफ मोर देन वन अल्कीन ड्यूरिंग द डीहाइड्रोएलोजिनेशन रिएक्शन, अगर डीहाइड्रोएलोजिनेशन रिएक्शन के दौरान एक से ज्यादा अल्कीन की संभावना बन रही, जैसे इसमें बन रही थी, क्या इसमें बन रही थी, हैलोजन इससे हाइड्रोजन उससे, खत्म, एक ही पॉसिबिलिटी है। बट इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन अल्कीन ड्यूरिंग द डीहाइड्रोएलोजिनेशन रिएक्शन, देन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन दैट अल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, वो वाली अल्कीन मेजर मानी जाएगी, मतलब ज्यादा मात्रा में बनेगी, which contains more number of alkyl groups attached to carbon carbon double bond। एक्चुअल रूल तो ये सिंपल और आसान शब्दों में बता दूंगा कौन सा मेजर बनेगा, लेकिन उसने बोला कि वो वाली अल्कीन निखिल, वो वाली अल्कीन ज्यादा मेजर बनेगी जिसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के
अलोंग ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, जैसे कि इसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस अल्काइल ग्रुप काउंट करो, इसके इधर एक अल्काइल ग्रुप है, अरे ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, और एक अल्काइल ग्रुप ये रहा, कितने हो गए बोलो? 2। इसके बताना जरा, इसके इस तरफ ये रहा एक अल्काइल ग्रुप, पूरा एक अल्काइल ग्रुप है इथाइल, अरे पूरा एक अल्काइल ग्रुप है, और उसके इस तरफ है ही नहीं, इसके इस तरफ है ही नहीं, तो जिसके अल्काइल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस ज्यादा होंगे वो वाली क्या होगी बोलो? मेजर। मैं आपको सिंपल बताऊं, जिनके डबल बॉन्ड बीच में होंगे ना वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू दोज अल्कीन्स हुज डबल बॉन्ड्स आर एट द टर्मिनल्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल, क्योंकि अगर बीच में होगी ना तो उसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स की संख्या थोड़ी बोलो क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी, और कोने में होगी तो एक ही तरफ अल्काइल मिलेगा, दूसरा बनेगा ही नहीं आया समझ में? सो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, ये वाला करो, ये वाले करो। हाँ ओके ओके, मैं कर देता हूँ चेंज। अरे यार उसी के लिए तो मिटाया था वो। इतना इसको इग्नोर करा करो, जो ऐसी चीज होगा ना मेन कॉन्सेप्ट को देखा करो, ठीक कर लिया करो उसको। मतलब यू नो दैट कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, नहीं बड़ी कॉमन सेंस है, वो लिखते लिखते फ्लो फ्लो में कभी कभी H2 लग जाता है, कभी H लग जाता है, बट आप उसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है? मेन आप ध्यान दोगे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लो थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी दे दिए, सुंदर सुंदर से थोड़े से। विशेष तेरे को नीचे वाले 3 करने हैं, अभी करके देता हूँ। नहीं हो पा रहे? देखिए दीज आर द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बच्चों परसों आपकी पीटीएम रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है?
रिजल्ट मिल जाएगा कल तक आपको, कल सारे रिजल्ट आ जाएंगे ग्रुप में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब। परसों पीटीएम है। ठीक है, और जरूर लेके आना है। पिछली बार छोड़ दिया था, लेकिन इस बार पूरी लिस्ट है मेरा, पिछली बार वाले जो नहीं आए थे उनकी भी, और जो इस बार वाले हैं वो तो रहेगी रहेगी। रिकॉर्ड आपको पता है बना हुआ है, मेरे को पता है, मेरे पास लिस्ट है। छोड़ देंगे इस बार। 2 बार नहीं लेके आओगे, तीसरी बार तो फिर फंसोगे। और मैंने सोचा है रिजल्ट मैं पीटीएम में डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। तुम लोग बड़े चालू हो, तुम लोगों के अच्छे नंबर आए थे तो तुम लोग ले आते हो, गंदे आए तो तुम लोग घर ही बैठ जाते हो। तो ये सस्पेंस रहना चाहिए। रिजल्ट पीटीएम में देंगे, बाहर नोटिस बोर्ड पे, और तुम्हारे में इतनी क्षमता होगी पेरेंट्स को लाके नोटिस बोर्ड से वापस ले जाओ तो मैं मान जाऊँ तुम्हें, ठीक है, कि तुम्हारे नंबर गंदे दिखे, नहीं चलो चलो चलो, तो वो तुम्हारी ऊपर है। मैं सिर्फ नोटिस बोर्ड तक लेके आऊंगा बस आपको, ठीक है। कह रहा मैं खुद देख के आ गया हूँ, कोई नहीं। हाँ ठीक है, सो हो गया क्वेश्चन, सारे कर दिए। मैंने ऐसे 11th में भी कराए थे शायद, एलआरएन 11th वाली क्लास रिपीट हो रही है बिल्कुल, मैंने बोला भी था जो 11th में कराया बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पर कुछ चीजें सिमिलर है, ये उनमें से एक है। नहीं ये यूज करेंगे, एक एक्वस KOH होता है, वो एक्वस का अलग सीन है, बता दूंगा बच्चों। हो गया, चलिए आंसर मैच करिएगा। और एक सिंपल प्रोसीजर पे काम करते हैं बच्चों। देखो जिन बच्चों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं पता, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का। बार बार ये भी नहीं बताया जाएगा फिर 11th क्लास की चीज है, पूरा 11th रिवाइज हो जाएगा, से बातें करते करते पीछे भाई लक्ष्य। मान लीजिए कि आपने एक कंपाउंड ऐसे बना दिया, अब ये प्रॉपर इंडिकेशन क्या है कि जितने भी कॉर्नर्स है सब कार्बन है, पहली बात तो सब क्या है बोलो। फिर कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में नहीं दिखाया जाता, मतलब कि अगर इधर इस कार्बन के 2 बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको, तो बाकी 2 कहां है, क्योंकि टेट्रावैलेंट होना चाहिए। सो बाकी 2 हाइड्रोजन है, बाकी 2 कौन है, इसके भी 2 ही नजर आ रहे हैं, बाकी 2 हाइड्रोजन है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, बाकी 2 हाइड्रोजन, बाकी 2 हाइड्रोजन। क्लियर हुआ। अगर मान लो कि यही कुछ ऐसे आ जाए और ऐसे आ जाए, तो भी तुम्हें समझना है कि सर ये सारे कार्बन 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 है। इस कार्बन के ऑलरेडी 3 बॉन्ड तो नजर आ चुके हैं, मतलब रिमेनिंग एक जो होगा वो हाइड्रोजन होगा, मतलब अब ये CH2 नहीं है, ये CH है मात्र, नहीं आया काजल, बात समझ में आ रही पीछे। अगर ये वाले कार्बन के 3 बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल, 3 तो हो गए वैसे बैलेंस 3 तो एक बचा तो बोलो CH आएगा, फिर इसके 3 है तो बोलो एक बचा H आएगा, इसके 2 ही है तो बोलो 2 H आएंगे, इसके 2 तो 2 H आएंगे, इसके 2 तो 2 H आएंगे। नहीं आया समझ में। मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लाइंस बना के कोई कंपाउंड रिप्रेजेंट किया जाए, दिस इज बेसिकली द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, एंड इन द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रेजेंट नहीं करते। लिखना चाहो अब लिख लो बाद में, टीचर तो ऐसे देगा भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए अब सामने पहला क्वेश्चन आपके है भाई, और पहले क्वेश्चन में आप लोगों को पता है करना क्या था, करना ये था सर हेलोजन यहां से निकलेगा और हाइड्रोजन इसके बगल वाले से। अब हाइड्रोजन इससे भी आ सकता है और इससे भी आ सकता है, तो अगर इससे आया, इसके बगल वाले से आया, कोई बच्चा बात कर रहा है बहुत ज्यादा यार लड़कों में, और यहां पर ऐसे है, तो यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, बोलो कितना आएगा। क्या ऐसा ही लिखा है आपने, और अगर वहां से निकला बगल वाले से तो आंसर आएगा, बोलो सही बात है कि नहीं। तो मुझे अब विशेष बताएगा, विशेष इनमें से कौन सा माइनर है कौन सा मेजर है। पहला मेजर है दूसरा माइनर। लक्ष्य क्या कारण है इसका। कैसे काउंट कर, कितने, तू चुप रहे। भाई देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पीछे इधर देखो प्रेरणा, और इधर देखो काउंट करो कितने अल्काइल ग्रुप लगे, 1 2 और यहां पर 3 हो गए ना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस देखो, 1
2 3, इधर बताओ जरा, उधर है ही नहीं, और इधर पूरा ये एक है, इधर पूरा ये एक ही है, बस। नहीं आ रही बात समझ में? सिंपल दिख जाएगा यार, बीच में है तो बस सिंपल बोलो ना, ये मेजर है और ये वाला। चलो अगला क्लास, यहां CL है तो अब H कहां से निकलेगा? यहां से निकल सकता है या यहां से निकल सकता है। अच्छा, अगर आपको लगता है वहां से निकलेगा तो वो चीज सेम है, इससे जो निकलेगा वो आंसर जो आएगा और उससे निकलेगा जो आंसर आएगा वो सेम बनेगा। कैसे मैं दिखा देता हूं। अगर आपने H यहां से निकाला तो आंसर आएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहां आएगा CH3 CH2 CH3। बताओ सबका ये पहला। दूसरा बनेगा यहां से निकला H तो बगल वाले से। अरे क्लास बोलना बंद करो भाई, बहुत बातें कर रहे हो यार। ऐसा आ जाएगा, अलग आंसर है। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ऊपर वाले से भी तो निकालो ना। अगर मान लो ऊपर वाला भी तो बगल में ही है ना, उससे निकालोगे तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और बनेगा CH2 CH3। अब आप लोग मुझे बताओ, इसको देख के और इसको देख के क्या तुम्हें अलग चीजें लगती हैं? अरे भाई वो और ये सेम चीजें तो हैं। देखो ना, CH3 CH2 कार्बन, CH3 CH2 कार्बन। अब इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड CH2 एक CH3, इस पे एक डबल बॉन्ड CH2 एक CH3। उसको मेजर कर दो, इसको मेजर कर दो, बात तो सेम ही है, चीज सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कनिष्का नहीं आ रही बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, मेजर कौन है माइनर कौन है, फटाफट बोलो। मेजर कौन माइनर कौन? मेजर बोलो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में आ रहा है? मुश्किल लग रहा है? चलो नेक्स्ट। ओए बस भाई, अब इंपॉर्टेंट है भाई, अब इंपॉर्टेंट है गाइज। रूल ये कहता है जिस कार्बन से हेलोजन उसके बगल वाले से बोलो क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, सो मुझे बताओ, ये रहा कार्बन जिसमें हेलोजन है, अब इसके बगल वाला ये भी है और ये भी है। तो मान लो कि ये वाला कार्बन अगर मैं मान के चलता हूं तो इस कार्बन पर ये 2 हाइड्रोजन होंगे। आपको सर 2 कैसे हैं? अरे बच्चों, एक कार्बन है, 2 बॉन्ड नजर आ रहे तो बाकी 2 हाइड्रोजन होंगे। कनक बात समझ में आई? पक्का बताओ, सबको समझ में आई वाली बात मैंने क्या बोली? अब आप लोग बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इससे निकाल दो हेलोजन, इससे निकाल दो H, बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। रूल तो ये ना, हेलोजन निकालो H निकालो, बीच में लगा दो डबल बॉन्ड। तो मैंने क्या करा बच्चों, मैंने ये करा कि ये यूं बनाया और बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड और बोल दिया HCl अलग। अब आप कहेंगे सर एक हाइड्रोजन तो बना दो, अरे जरूरत नहीं है बनाने की। अगर बनाओगे तो भी गलत नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी एक सेंस आ रहा है कि अगर ये C है तो 3 बॉन्ड होने के बाद चौथा तो हाइड्रोजन ही होगा ना। तो इट्स सेल्फ अंडरस्टूड कि इट इज CH, सेल्फ अंडरस्टूड इट इज CH। नाउ CH ना, जाओ। नहीं आया समझ में? पक्का? किसको नहीं आया वो बताओ, किसको नहीं आया वो बताओ। शर्म नहीं करनी इस चीज के अंदर बिल्कुल भी, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत करेगा ये। अच्छा हाँ, यहां से अब कहीं इधर यहां से हटा दूं, अगर मैं यहां से हटाऊंगा तो बोलो बॉन्ड कैसा, कार्बन बॉन्ड कैसे, कंपाउंड कैसे बनेगा? अगर वहां से हेलोजन और वहां से हाइड्रोजन तो ऐसा बनेगा। अब ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, इसको पलट के रख दूंगा तो ये तो बनेगा सेम है बच्चों, बिल्कुल सेम है। नहीं आ रहा समझ में? मुश्किल है? हाँ बोलो। बना दिया तो कोई गलत नहीं कर सकता इसको। क्यों नहीं कर सकता? कि आपने रिएक्शन में ये भी लिख दिया वो भी लिख दिया, 2 बार लिख दिया भाई हमने, रिजल्ट तो यही है ना। गलत नहीं कर सकते इसको। तो कभी अगर मन में डाउट हो रहा हो कि जो मेरा दूसरा आंसर है वो सेम है कि नहीं, तो आपको बना देना है, क्योंकि टीचर गलत नहीं कर सकता उस चीज को। समझ में आ रही बात? कि भाई ये क्यों बना दिया। एक्स्ट्रा का कभी मार्क्स नहीं करता कि आपने एक्स्ट्रा क्यों लिख दिया, कम लिखने का कट जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट तो आप बना के आइएगा एग्जाम के अंदर, ऐसा कभी नहीं होगा नंबर कटे, कभी भी नहीं होगा। चलो ओए, चलो सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कार्बन से निकला हेलोजन। अभी हम आराम से कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि मैं ना अभी स्पीड नहीं चाहता ऑर्गेनिक के अंदर। जब तुम लोगों को हाइपर कंजुगेशन आ जाएगा, जब तुम्हें इस तरह की चीजें आ जाएंगी कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम स्पीड भी बढ़ाएंगे अपनी। बट अभी शुरुआत है, हम लोग समझ लें कि तुम्हें ये सब बातें, बेसिक वाले पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं। ठीक है ना, पहले उतना कर लें, उसके बाद तेज चलेंगे इसमें। तो कार्बन के साथ लगा हुआ है हेलोजन, अब बगल में से कार्बन से हाइड्रोजन। अब इसका बगल वाला कार्बन बताओ कौन है? ये रहा। अभिनव नहीं आ रहा समझ में? इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, इससे बगल वाला कार्बन ये रहा। अब इसकी कार्बन एक्चुअली में क्या है? ये कार्बन एक्चुअली में क्या है? CH है। क्या बोलो? तो उससे निकला Cl, इससे निकला H, बीच में आकर डबल बॉन्ड, कहानी खत्म। लवनीत नहीं आया समझ में? सो मैंने क्या बोला बताओ? ऐसे ऐसे करके बनाया और यहाँ डबल बॉन्ड लगा के CH2 बनाया और प्लस में लगा दिया HCl। अगर ये ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, यही बना होना चाहिए। तो नहीं आ रहा समझ में? इसका आंसर बताओ भाई। 2 बताओ कैसे आंसर आएगा? इससे निकलेगा हेलोजन,
तो इससे निकल सकता है हाइड्रोजन, या इससे निकलेगा हाइड्रोजन तो उससे निकल सकता है हाइड्रोजन, और इससे निकलेगा तो इससे भी निकल सकता है, लेकिन इस वाला और इस वाला बोलो क्या देगा, सेम। सिस्टम नहीं आ रहा समझ में? मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, इस कार्बन से निकला हाइड्रोजन, पहले इस कार्बन से निकालो हाइड्रोजन, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन से बोलो क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो मैंने बोला भैया ये वाले कार्बन से निकला हाइड्रोजन और इसका एडजेसेंट ये वाला है, इससे निकलेगा हाइड्रोजन और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो बोलो क्या आएगा बच्चों, ये कुछ इस तरीके का आएगा, यहां से निकला हाइड्रोजन वहां से निकला हाइड्रोजन, ये बन जाएगा CH2। अरे तिरछा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? ओए तुम दोनों तीनों ये देख लो, फंसोगे फिर पेपर के अंदर नहीं तो। फाइन। सेकंड बताना, ओए क्लास, यहां से निकला हाइड्रोजन, बगल से निकाल दो हाइड्रोजन, उसको ऐसे ही रहने दो, क्या बनेगा जरा बताओ? ऐसा। अगर तुमने ये बनाया तो बिल्कुल करेक्ट है, नहीं आया समझे? पक्का? अब ईमानदारी से आपको बताना है कितनों के पूरे पांचों करेक्ट है, पांचों करेक्ट है, कितनों के करेक्ट है? लग रहा है झूठ बोल रहे हो। कितनों के चार करेक्ट हैं, चार करेक्ट हैं, चार। तीन करेक्ट कितनों के हैं? तीन। चलिए ठीक, ठीक, तो कुछ ईमानदारी से बता रहे हैं। समझ में आ गया? मुझे लगता है, ओए क्लास प्लीज, सिडजब रूल भी क्लियर है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को डीहाइड्रो एलोजिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन भी क्लियर है, सब समझ में आता है। एक देख कितने शोर करने लग जाते हैं, 2 मिनट मिलने चाहिए बिल्कुल। एक लास्ट में आपको एक चीज सिखा रहा हूं मैं ना बच्चों, नई रिएक्शन पे नहीं आ रहा हूं क्योंकि समय उतना नहीं है कि मैं आपको 15 मिनट में नई रिएक्शन करा दूंगा, जल्दबाजी में काम नहीं कराऊंगा नेक्स्ट सेक्शन का। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और आखिरी चीज बता रहा हूं आज की, सुन लीजिए, ये काम आएगी बाद में बतानी पड़ेगी मुझे। ऊपर वाला कौन है? अल्कोहलिक KOH, नीचे वाला कौन है? एक्वस KOH। ऊपर वाले का मैकेनिज्म भी जानते हो, नीचे वाले का मैकेनिज्म अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो बाद में डिस्कशन में लिया जाएगा, लेकिन तरीका बता दूंगा करना क्या है। बच्चों एग्जामिनर दो तरह की चीजें बोलने वाला है, एक बोलने वाला है अल्कोहलिक KOH, एक बोलने वाला है एक्वस KOH। अल्कोहलिक का मतलब है कि KOH तो लिया गया बट किसी अल्कोहल के साथ लिया गया, जैसे इथेनॉल के साथ लिया गया। मैं आपको बता देता हूँ, KOH तो लिया गया बट इसके साथ लिया गया C2H5OH, तो अल्कोहल के साथ में ले रहे तो अल्कोहलिक KOH हो गया। एक KOH तो लिया गया बट वाटर के साथ लिया गया, मतलब एक्वस KOH लिया गया। सो दोनों में आंसर का फर्क क्या रहता है कि जो ऊपर वाला है वो तो तुम्हें आता ही है, बोलो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में बोलो क्या, HCl। इससे Cl उससे H और डबल बॉन्ड आ गया, बीच में कहानी खत्म। सर इस केस में क्या होता है, जब एक्वस KOH आता है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यहाँ का जो OH माइनस आयन होता है ना, वो सीधा Cl को रिप्लेस करता है बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आइदर थ्रू द SN2 मैकेनिज्म और थ्रू द SN1 मैकेनिज्म, बट इट कैन रिप्लेस द Cl, रिप्लेस बस Cl बाय OH ना, OH रिप्लेस कर देगा Cl को। तो क्या आंसर आएगा जरा बताओ? आंसर आएगा CH3 CH2 CH2 OH। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हमारी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब हम एक्वस लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है, और जब अल्कोहलिक लेते हैं ऐसा क्यों होता है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में बाद में बात करेंगे आप, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर मुझे पेपर में अल्कोहलिक KOH आया सो मुझे क्या करना है, और अगर एक्वस KOH आया तो मुझे क्या करना है, नहीं आया समझ। और एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि इस केस में तो किस टाइप का रिएक्शन हुआ है बच्चों, ये हुआ है एलिमिनेशन। क्या हुआ है बोलो? अब एलिमिनेशन क्या होता है सुन लीजिए, एलिमिनेशन का मतलब होता है, और ये हुआ है सब्स्टिट्यूशन, ये हुआ है, सुन लीजिए, मैं जस्ट न्यूक्लियोफिलिक नहीं लिखता, मैं बोलता हूं सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है। देखिए एलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन में फर्क क्या है। 11 प्लेयर ग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई एक प्लेयर हटा उसकी जगह दूसरा आ गया, बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन है। बट 11 प्लेयर खेल रहे हैं, एक को पूरा का पूरा एलिमिनेट कर दिया कि भैया तुम्हें बाहर और तुम्हारे रिप्लेसमेंट कोई आएगा भी नहीं, अब 10 ही बचे ग्राउंड में, ये है एलिमिनेशन। क्या बोलो? तो जब हमारे कंपाउंड से सिर्फ कुछ निकलता है, ऐड कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ निकलता है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। और जब कुछ निकलता है साथ ही साथ उसकी जगह पे कुछ जुड़ता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सो बड़ा क्लियरली इसके अंदर Cl निकला, OH जुड़ा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। और उसमें पूरा का पूरा निकला है भैया, यहां से हैलोजन वहां से H, एलिमिनेशन। अरे नहीं आया समझ? अब तक मैं तुमसे 2 ही रिएक्शन डिस्कस कर चुका बस इस चैप्टर की। पहली रिएक्शन का नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी वाली मैंने डिस्कस करी है एलिमिनेशन रिएक्शन।
मैं कह रहा हूं आप लोगों को, आपको 2 रिएक्शंस अभी तक आती हैं, ऑर्गेनिक इतना आता है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जितना बताया अगर उतना तुम्हें परफेक्टली आता है और इतने तक ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं लग रहा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। और मुझे नहीं लगता यहाँ तक मुश्किल है, लेकिन मतलब मुश्किल कब होगी ऑर्गेनिक, जब तुम ये इकट्ठा करते चलोगे ना। जब तुम ऐसे तो अभी 2 रिएक्शन कराएंगे, ऐसे जब 15 हो जाएंगी, फिर तुम कंफ्यूज होगे कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो इसलिए आपको एक बात बोल रहा हूँ, जितना मैं साथ के साथ करा रहा हूँ, अगर आप अपना घर पे पढ़ लेते हैं, लोड नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, तुम्हें मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया SN2 SN1, तुमने एक बार पढ़ लिया, घर पे रिवाइज कर लिया, सेकंड टाइम दोबारा बैठे दोबारा रिवाइज कर लिया, तीसरी बार रिवाइज कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, चौथी बार ना सिर्फ उसको देखना पड़ेगा, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पर एक नजर डालने की, क्या मैटर था, ये क्या मैटर था। आता है हटता है, SN2 है, पहले हटता है बाद में अटैक होता है, SN1 है, एकदम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ विद इन अ मिनट आप लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म कर पाएंगे, तब जब आप लोग उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट टाइम उतना समय नहीं लगता है। मैंने 6 टाइम्स वाला आपको रूल बता रखा बहुत बार कि बच्चों आपको पूरे साल के अंदर ना किसी भी एक टॉपिक को ना 6 बार करना है, 6 बार करना है। एक बारी में बैठ के 6 बार नहीं कर लेना कि आज बैठे और SN2 को 6 बार कर दिया, ये कोई तरीका नहीं है। अलग अलग दिनों में आपको 6 बार करना है उसको। मतलब अभी जो आपने ये जो कर रहे हो ना, ये 1 टाइम है आपका। सेकंड टाइम आप कब करेंगे, जब मैं आपका टेस्ट लूंगा, ये सेकंड टाइम होगा आप लोगों का। थर्ड टाइम कभी जब आपका स्कूल में पेपर है, थर्ड टाइम होगा आप लोगों का। फोर्थ टाइम मैंने टेस्ट लिया, ये तब आपका। फिफ्थ टाइम आपने कभी मन कर लिया पढ़ लिया, छठी बार प्री बोर्ड में पढ़ लिया, हो गया 6 बार। पढ़ा 6 की 6 बार सर। हर बार जब मेरा ये चैप्टर सामने आया ना, मैंने इसको पढ़ा। आपको 7वीं बार देखने की जरूरत नहीं है, पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, आप छट से कर जाएंगे उस क्वेश्चन को। लेकिन आप कभी भी चेक करके देखिएगा, थ्रू आउट द ईयर कोई भी चैप्टर आप ना 6 बार ऐसे पढ़ते ही नहीं। 6 बार बहुत ज्यादा होता है, पढ़ते ही नहीं है 6 बार। आप लोगों ने एक बार पढ़ा, जब करा रहे थे तब पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो वो एक बार शुरू ही नहीं हो पाता। वो पहला होता है पेपर के टाइम पे, वो पहला पेपर के टाइम पे होता है, और दूसरा होता है फिर फाइनल पेपर के टाइम पे। हो गया 2 बार, नंबर भी वैसे ही आते हैं। 6 बार तो बहुत दूर की बात है, 3 या 4 पे पहुंच जाए बड़ी बात है। तो एक जितना हुआ है ना उतना भैया एटलीस्ट साथ की साथ पढ़ लो। नंबर चाहते हो ना अच्छे आ जाएं। किसी बच्चे ने एक टाइम पे 100 में से 100 भी दिया है यहाँ पर केमिस्ट्री में, ठीक है, सारा कुछ बच्चे के ऊपर था, उसके बाद नहीं आया। हम तो वही पढ़ा रहे थे, पहले भी वही पढ़ा रहे, बाद में, लेकिन दोबारा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बच्चे भैया उस तरह का बच्चा ही नहीं मिल रहा जो कि इस सीरियसनेस को ले ले कि भैया मुझे साथ के साथ पढ़ना है और मुझे एक एक चीज पे ध्यान देना। ऐसा मिल जाएगा तो 100 भी आ जाएंगे दोबारा से। समझ में आ रही बात? लेकिन मस्ती में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गई बात। इसको मैं रोक रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज इतने में इसको खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों? जिनकी भी फीस ड्यू है ना, सबमिट कराओ नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो पकड़ूंगा सबको आपकी। कल की